आप सभी लोगों का बाबू विश्वनाथ के ऑफिशियल ग्रुप यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को DLED द्वितीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज यह प्रथम क्लास है जिसमें आप लोगों को इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा। इतिहास जिसमें आप लोगों को इससे पहले हमने फर्स्ट सेमेस्टर में यह बताया था कि किस तरह से भारत में सिंधु सभ्यता और प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया था, और भारत के इतिहास के बारे में जो अन्य जानकारियां हमको मिलती हैं वह वेदों से मिलती हैं। विभिन्न धर्मों की स्थापना भारत में समय समय पर होती रही, और उसके बाद भारत में एक आक्रमणकारी जो कि आता है 323 ईस्वी में, वह वापस जाता है, और उसके बाद 23 ईसा पूर्व में वह वापस जाता है, और इसके पश्चात भारत में एक नए युग का प्रारंभ होता है। और भारत में एक ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां पर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है। संपूर्ण भारत अनेक ऐसे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त रहता है जो कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा एक खतरा बनकर के सामने आ जाता है। और मगध साम्राज्य जो कि भारत का सबसे सशक्त साम्राज्य था, वह भी अब उस समय की स्थितियों में बहुत ही कमज़ोर हो चुका रहता है, और उसका अंतिम शासक भी एकदम से बिल्कुल ही अयोग्य होता है। मगध की सीमाएं भी असुरक्षित होती हैं, और उसी समय एक शासक जन्म लेता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य, और वह मौर्य साम्राज्य की नींव डालता है। मौर्य साम्राज्य की नींव डालते हुए वह मगध पर आधिपत्य करता है, और मगध के अंतिम शासक को हरा करके वह भारतीय राजनीति में, भारतीय साम्राज्य में एक नई व्यवस्था डालता है, जिसको यूनानी लेखकों ने मगध साम्राज्य के उस नवीन शासक चंद्रगुप्त को यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहा है। आपको यह ध्यान देना होगा, यूनानी लेखकों ने दो नामों से उसको पुकारा है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, और इसी तरह से उसको भारत का एक महान साम्राज्य का निर्माता भी कहा गया है। और वह इस तरह से भारतीय साम्राज्य को, भारतीय कालचक्र को नियंत्रित करने वाला एक प्रथम व्यक्ति ज्ञात इतिहास में बनता है। इतिहासकारों के लिए वह बहुत ही ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध कराता है, क्योंकि उससे पहले भारत का इतिहास कुछ भी लिखित नहीं था, तो भारत के इतिहासकार अंधेरे में थे, अब उनको उजाला मिलना प्रारंभ हो चुका था। तो यह भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय राजनीति के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है, जो कि प्रथम शासक होता है। और इसी तरह से एक नंदवंश का शासन था मगध पर, यह भी आपको ध्यान देना होगा। तो नंदवंश का अंतिम शासक जो था वह शूद्र राजा, जिसको समाप्त करके वह मगध पर आधिपत्य कर लेता है, और फिर मगध साम्राज्य की वह सीमाओं को बढ़ाता है। मगध साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाते हुए वह उसको विस्तार देता है, और मौर्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाई प्रदान करता है। भारतीय इतिहास के लिए उसी समय एक नई, कहा जा सकता है कि एक ऐसी रोशनी आती है जिसके बारे में आज भारतीय इतिहासकार सर्वाधिक, जब वह ज्ञात इतिहास की ओर आते हैं तो सर्वाधिक रिसर्च करते हैं, और वह नई रोशनी होती है सेल्यूकस के राजदूत जो कि भारत में आता है, और जिसका नाम होता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक यात्रा वृत्तांत लिखा, और वह यात्रा वृत्तांत वह होता है जो कोई राजदूत जब आता है और वह जगह जगह जाता हुआ जहाँ पर घूमता है उनको वर्णित करता है, तो उसने भी यात्रा वृत्तांत लिखा है। इंडिका नामक एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, जिसमें उसने भारत की तत्कालीन भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि परिस्थितियों का बहुत ही विस्तृत ढंग से वर्णन किया है। तो आज हमारे पठन पाठन का मुख्य केंद्र बिंदु यात्रा वृत्तांत होगा, इंडिका नामक यात्रा वृत्तांत, जिसको कि मेगस्थनीज ने लिखा था, और वह यूनानी साम्राज्य से भारत के मौर्य साम्राज्य के दरबार में आया था। यूनानी सम्राट सेल्यूकस का राजदूत था, और
कहा जाता है कि जितनी जानकारी मेगास्थनीज को उस समय थी भारत के इतिहास के बारे में, शायद उतनी जानकारी और किसी को नहीं थी, और कोई भी यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ उतनी जानकारी तत्कालिक परिस्थितियों की भारत के इतिहासकारों को प्रदान भी नहीं करती हैं। तो हम आज इंडिका से प्रारंभ करते हैं, और इंडिका में सर्वप्रथम भारत की भौगोलिक स्थितियों के बारे में जो वर्णन दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थितियों के बारे में इंडिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंडिका में लिखा गया है, भारत चतुर्भुज के रूप में स्थापित था, अर्थात उसकी चारों भुजाओं का वर्णन भी किया गया है। उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में समुद्र, पूर्व में समुद्र और पश्चिम में सिंधु नदी। इस तरह से भारत के एक विस्तृत भौगोलिक स्थिति का वर्णन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य था उसकी भौगोलिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत वर्णन था, बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था, जिसके बारे में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका में वर्णन किया है। यह भी बताया गया है कि भारत में मौसमी परिवर्तन होते थे, अर्थात गर्मी होती थी, ठंडी होती थी, बरसात होती थी। बरसात ऋतु में घनघोर बरसात होती थी, और वर्षा ऋतु में घनघोर बरसात होने के बाद अच्छी फसलों का उत्पादन भी होता था। इसी तरह से भारत की अनेक छोटी बड़ी नदियों के बारे में भी उसने बताया है, और यह भी बताया है कि भारत की प्रमुख नदी सिंधु नदी और गंगा नदी थी, अर्थात उस समय भी गंगा नदी का अस्तित्व था। इसी तरह से धार्मिक स्थितियों के बारे में भी उसने बताया है। धार्मिक स्थितियों के बारे में उसने बताते हुए लिखा है कि भारत के लोग बहुदेववादी थे। वो बहुदेव अर्थात बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। शिव और कृष्ण भारत के प्रमुख देवता थे। शिव और कृष्ण भारत के प्रमुख देवता थे, और इसी तरह से नर बलि, पशु बलि आदि का वर्णन किया गया है। और उन्होंने यह भी बताया है कि यज्ञ की भी प्रथा थी। इसी तरह से उन्होंने शिव और कृष्ण को डियोनिसन और हिराकिल्स, शिव को डियोनिसन तथा कृष्ण को हिराकिल्स के नाम से संबोधित किया है। शायद वह यूनानी देवी देवताओं को, जिन्हें वह यूनानी देवी देवता समझता था, वह यूनानी देवी देवता न होकर के भारत के शिव और कृष्ण नामक देवी देवता थे। क्योंकि यूनान में भी इन देवी देवताओं की पूजा होती थी, इन देवताओं की पूजा होती थी जिनको डियोनिसस और हिराकिल्स कहा जाता था। उसने जिनको यूनानी देवी देवता समझा था, वह भारत के वास्तव में शिव और कृष्ण थे। इसी तरह से आर्थिक स्थितियां भारत की उस समय चरम पर थीं। मुख्य व्यवसाय कृषि था, और 2 फसलों का उत्पादन होता था। ध्यान दीजिएगा, वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन होता था, और जीवन किसानों का सुखमय था। कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ी थी। सिंचाई का प्रबंध था, व्यापक प्रबंध था, और उद्योग धंधे भी जो थे उस समय के उद्योग धंधे वह भी विकसित बताए जाते हैं। और इसी तरह से सामाजिक दशा के बारे में वर्णन करते हुए मेगास्थनीज ने लिखा है कि उस समय के लोगों का जीवन सादगीपूर्ण था, मितव्ययी था। उनका मुख्य भोजन दाल और चावल थे। विशेष अवसरों पर भी भारतीय सुरापान नहीं करते थे। भारतीय पूर्ण श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और आदर्श चरित्र और उच्च नैतिकता के वो द्योतक थे। भारतीयों के बारे में उसने लिखा है कि वो आदर्श चरित्र था, उनका चरित्र बहुत आदर्श था, नैतिकता बहुत उच्च थी। भारत के कुछ नगरों के बारे में भी उसने विस्तृत वर्णन किया है, और उसने लिखा है कि उस समय के जो नगर थे उनकी ठीक गणना नहीं की जा सकती है। बहुत सारे नगर थे, लेकिन कुछ नगर ऐसे भी थे जिनकी गणनाएं की जा सकती हैं, और जिसमें उसने बताया है कि सबसे बड़ा नगर जो भारत का था वह था पाटलिपुत्र। और इसी तरह से उसने बताया है कि राजा का राजप्रसाद पाटलिपुत्र में ही था। इसकी प्रशंसा मेगास्थनीज ने किया है, और लिखा है कि यह संसार के सबसे राजकीय
सबसे सुंदर राजकीय भवनों में से एक था। अर्थात जो राजा प्रासाद था वह राजकीय भवन था, जो कि पाटलिपुत्र में था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि उस समय की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र भी अपने विकास के वैभव को प्राप्त कर चुकी थी। इसी तरह से जाति प्रथा के बारे में भी उसने लिखा है, और उसने 7 जातियों का वर्णन किया है। 7 जातियों का वर्णन उसने सबसे पहले दार्शनिक, फिर नंबर 2 कृषक, नंबर 3 पर उसने गोप व शिकारी का, नंबर 4 पर मजदूर का, नंबर 5 पर क्षत्रिय का, नंबर 6 पर अध्यक्ष का, और नंबर 7 पर उसने मंत्री तथा सभासद का वर्णन किया है। ऐसा भी लगता है कि मेगस्थनीज ने वर्ण और व्यवसाय के अंतर को ठीक ढंग से समझा नहीं था, और उसने 7 जातियों का उल्लेख कर दिया है। किंतु इससे हमें उस समय की व्यवसायों की जानकारियाँ भी मिलती हैं, व्यवसायों के विषयों में हमें अच्छी जानकारियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरह से उसने बताया है कि भारतीय लोगों में विवाह नामक संस्कार पाया जाता था, विवाह होता था, विवाह बहुविवाह की प्रथाएं थी। फिर किंतु समाज में स्त्रियों का स्थान उच्च था, उनको शिक्षा लेने का अधिकार था, विशेष अवसरों पर वह युद्ध आदि कर सकती थीं, वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं, और आवश्यकता पड़ने पर वह शासन सत्ता भी संभाल सकती थीं। स्त्रियां गुप्तचर विभाग व राजा की अंगरक्षक भी नियुक्त होती थीं, सेना में भी काम करती थीं, पर्दा प्रथा नहीं पाया जाता था। और इस तरह से यह कहा जा सकता है कि उस समय की भारतीय स्त्रियों की स्थिति भी उच्च थी। एक बात जो महत्वपूर्ण है, विशेष उल्लेखनीय है कि सती प्रथा का प्रचलन उस समय कुछ स्थानों पर ही पाया जाता था। अर्थात सती प्रथा का प्रचलन पाया जाता था, किंतु पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियों का स्थान उच्च था। और इस तरह से यह कहा जा सकता है कि उस समय की भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वैभव अपने चरम पर थी। और इस तरह से भारत का इतिहास हमें मेगस्थनीज के इंडिका नामक ग्रंथ से, इंडिका नामक यात्रा वृत्तांत से हमें प्राप्त होता है, जो कि इतिहासकारों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी होती है, क्योंकि उससे पहले भारत के इतिहासों को किसी ने, भारत की राजनीतिक स्थितियों को, इतिहासों को किसी ने भी वर्णित नहीं किया था, और यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु सिद्ध हुआ था। हम आगे की क्लास में आप लोगों को मौर्य वंश की व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे, और आप लोगों से यह भी निवेदन करते हैं कि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि, और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। आप सभी प्रशिक्षुओं को यह भी बताया जा रहा है कि लगातार ऑनलाइन क्लासेज इस तरह से इस पर चलती रहेंगी सभी विषयों की। आप इनको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वह सारी जानकारियाँ भी अपडेट होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। धन्यवाद।